नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वह हम एक एक करके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग 5वें चैप्टर पर आ चुके हैं और 4 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कशन होके चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य से संबंधित। आप लोग जाकर उसको देखिए। और बिहार टीआरई 4 हो या टीआरई 5 आने वाला हो, टीआरई 4 तो ऑन द वे, आप सभी का 10 मार्च तक हर हाल में आ जाएगा। बाकी टीआरई 5 जैसे टीआरई 4 कंप्लीट होता है वैसे टीआरई 5 आ जाएगा। लेकिन दोनों होने इसी साल हैं। जब दोनों इसी साल होने हैं तो क्यों ना हम लोग एक बार हिंदी साहित्य पढ़कर ख़त्म कर दें। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अभी पीओक्यू डिस्कशन कर रहे हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। और किन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आप सभी को पता है। टीजीटी, पीजीटी, नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, और जितने भी केवीएस के एग्ज़ाम होते हैं, डीएसएसबी के एग्ज़ाम होते हैं, एनवीएस के एग्ज़ाम होते हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी के होते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ हिंदी साहित्य से संबंधित आप सभी का एक भी प्रश्न आता है, हम लोग इस चैनल के माध्यम से डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, यह डिस्कशन आप सभी का मेरे द्वारा लिया जा रहा है। मेरा नाम ललित द्विवेदी है। तो आज हम लोग युग भी एक द्विवेदी नाम से कर रहे हैं, द्विवेदी युग। ठीक, तो आपके साथ में जो भाई डिस्कशन कर रहा है तो उसका नाम भी ललित द्विवेदी है। ठीक है, हालांकि ये तो मजाक था, लेकिन स्टेट का जो छात्र और छात्राएं, भाई और बहन, जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं स्टेट सेकंड फेज की, तो वह भी अगर हिंदी सब्जेक्ट उनका बना हुआ है कि हिंदी भाषा उनका ग्रेजुएशन में है और पीजी उन्होंने हिंदी भाषा से की हुई है, तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं स्टेट सेकंड फेज के लिए। तो आप सभी के लिए यह क्लास है, क्योंकि जो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से कम 30 से 40% आप सभी के हिंदी साहित्य से रहते हैं, वो भी सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में थोड़ा कम होता है वेटेज, बाकी रहता दोनों में है। और टीआरई 4 में अगर आप लोग टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, जूनियर 6 to 8 दे रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन है आधुनिक काल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं द्विवेदी युग। दोस्तों, 60 प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 60 प्रश्न ना मानकर इसमें प्लस माइनस 5 हो सकता है। तो 60 प्रश्न आप सभी के लगभग डिस्कशन होने वाले हैं। गिनती के 60 प्रश्न नहीं कर रहे हैं, उसमें 62 भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग 65 प्रश्नों का दिमाग में रखना कि 65 प्रश्न डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग चाहे बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज और टीजीटी पीजीटी की किसी भी स्टेट की तैयारी करते हैं तो आप सभी के लिए यह उपयुक्त है, उपयोगी है, और आप लोग इसको देख सकते हैं और देखने के साथ साथ में लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर को तो जानते ही हैं, उसका कोई धर्म नहीं होता कि किस एग्जाम में कौन सा रिपीट हो जाए प्रश्न। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भगवान का नाम लेते हुए श्री गणेश करते हैं। तो आप सभी को पता है, हम लोग बुक के माध्यम से पीओक्यू कंप्लीट कर रहे हैं। तो आधुनिक काल का जो हम लोग टाइम पीरियड डिस्कशन कर रहे हैं, तो वह 57 नंबर प्रश्न है उसका। हम लोग 56 नंबर प्रश्न डिस्कशन कर चुके हैं, आप सभी को पता होगा। और नहीं अगर पता है तो भारतेंद्र युग और सामान्य आधुनिक काल के जो प्रश्न आते हैं वो दोनों हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हमारा सबका युग है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के जो भी 50, 60, 65, 70 प्रश्न बनेंगे वो हम लोग आज फिनिश करके ही क्लास को फिनिश करेंगे। ठीक है, सेशन को फिनिश करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी का है और बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती में। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं, आप सभी को बताना है। मुख्य प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं क्या है, आप सभी को बताना है। तो समाज सुधार है, दूसरा एक आप सभी का दिया हुआ है विकल्प। गीत काव्य की प्रचुरता है, तीसरा दिया हुआ है स्वच्छंदता है, और चौथा दिया है इतिवृत्तात्मकता है। तो आप सभी का समाज सुधार तो है ही है और इतिवृत्तात्मकता भी है, तो आप सभी का 1-4 हो जाएगा। यह आंसर आप सभी का सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो यह पैसेज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और रामबाण सिद्ध होगा। तो पैसेज आप सभी को डिस्कशन करना है। अगर 80 में से 75 नंबर लाने हैं तो आप सभी को हाथ बांधकर बिल्कुल बस पढ़ते ही रहना है, बिल्कुल डिस्कशन देखते ही रहना है, कहीं से कुछ नहीं देखने पड़ेगा। अगर इस चैनल को आप सभी लोग फॉलो करते हैं, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आप सभी को देना है, मैक्सिमम 1.5 घंटा जाएगा, नहीं तो 1 घंटे के अंदर आप सभी अगर इस चैनल को देते हैं तो आप सभी 80 में से 75% ले आएंगे। ये वादा ही नहीं, आत्मविश्वास है दोस्तों। नोट्स, क्योंकि आप सभी को बेहतरीन नोट्स डिस्कशन किए जाएंगे जब आप सभी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक हम लोग प्रैक्टिस सेट और पीओक्यू कर रहे हैं, आप लोग याद रखना। चलिए दोस्तों, इस पैसेज को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं।
द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। तो मुख्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? एक तो समाज सुधार है। क्या है समाज सुधार? सामाजिक समस्याओं का चित्रण, छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी का दयनीय नारी की दयनीय स्थिति काव्य के विषय में रहे। तो आप सभी को पता होगा समाज सुधार एक इनकी विशेषता रही द्विवेदी युग की। ठीक है। दूसरा है दोस्तों इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता दूसरा है पॉइंट, तो आप सभी को याद करना पड़ेगा। तो इतिवृत्तात्मकता में क्या आ जाता है? आदर्शवाद तथा बौद्धिकता की प्रधानता के साथ ही कथानक पर अधिक बल दिया जाने लगा। ठीक, कथानक पर अधिक बल दिया जाने लगा अतः प्रबंधात्मक रचनाएं अधिक लिखी जाने लगी। तो प्रबंधात्मक रचनाएं किसमें लिखी जाने लगी सबसे ज़्यादा? तो द्विवेदी युग में। अगला दोस्तों इसलिए यह डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आप सभी देख लीजिए कि टीआरई में पूछा गया प्रश्न है, और जो टीआरई में पूछा गया प्रश्न है वह रिपीटेड भी हो सकता है। तो रिपीट हो सकता है तो हम लोग क्यों ना डिस्कशन कर लें। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आप सभी लोग जानते हैं कि द्विवेदी युग के प्रवक्ता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग चला। ठीक है। अन्य ललित द्विवेदी के नाम पर युग नहीं चला। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रकांड विद्वान, ठीक, उनके नाम पर द्विवेदी युग चला। द्विवेदी युग के नामकरण के आधार, द्विवेदी युग के नामकरण के आधार कौन कौन से? द्विवेदी युग को जागरण आधार मतलब द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इनका इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा, इसीलिए इसका नाम आधार क्या है? द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा दोस्तों आप है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। इसको याद रखना। किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को। तीसरा पॉइंट दोस्तों गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली, यह पूछा जाता है। द्विवेदी युग में गद्य और पद्य की भाषा कौन सी थी? तो खड़ी बोली थी। खड़ी बोली में द्विवेदी युग में रचनाएं होती थी। भाषिक एक रूपता की वकालत की। ठीक है। गद्य और पद्य में भाषिक एक रूपता की वकालत की जिसमें खड़ी बोली प्रमुख थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दोस्तों यह प्रश्न इतनी बार रिपीटेड है, इतनी बार रिपीटेड है, क्या बताएं कितनी बार रिपीटेड है। देख रहे होंगे आप लोग सामने कितनी बार रिपीटेड है। पीजीटी परीक्षा 2002, 2004, 2005, टीजीटी परीक्षा 2001 और एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2022। तो कितने साल के बाद याद आ जाता है इसको कि इतने साल के बाद कि एक प्रश्न हमने पूछा था, चलो उससे हम प्यार करते हैं तो दूसरा प्रश्न भी हम लोग पूछ लेते हैं। तो वही रिपीटेड प्रश्न 15-15 साल, 10-10 साल, 16-16 साल बाद रिपीटेड होना, ये एक आप सभी को दिखाता है कि कितना प्रेम है उस प्रश्न से लेकर परीक्षार्थियों में छोड़ दीजिए, परीक्षक में कितना जो है प्रेम है इस प्रश्न को लेकर। 58 नंबर प्रश्न है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ आप लोग ऊपर देख चुके हैं, इसका एक्सप्लेन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों 59 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। 59 नंबर प्रश्न का मतलब है दोस्तों कि आधुनिक काल का हम 59 नंबर प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यह याद रखना आप सभी लोग। द्विवेदी युगीन एक कवि थे जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा, इतना याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी यह पैसेज तो पूरा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो अगली वीडियो आप सभी को पैसेज के साथ साथ में डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र और छात्राओं को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन उठाए, मेन पॉइंट आप सभी के साथ में डिस्कशन करना है। 59 नंबर प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा है? तो आप सभी को ऊपर मैंने अभी बताया जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। तो यह पूछ लिया जाता है रत्नाकर उपनाम किसका है? तो जगन्नाथ दास जी का है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने पूरा काव्य अपना ब्रजभाषा में लिखा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, और यह प्रश्न दोस्तों आप सभी का डीएसएसबी 2021 का प्रश्न है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह अभी हाल ही का प्रश्न है। जब 15-15, 20-20 साल तक रिपीट कर दिए जाते हैं तो ये तो अभी लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना कंपलसरी है। कारण ये है कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ रखा है कि द्विवेदी युग का एक और नाम है, तो उसे क्या कहते हैं? तो जागरण सुधार काल कहते हैं, जागरण सुधार काल कहते हैं। या केवीएस पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है और 2015 में। तो ये भी लेटेस्ट प्रश्न है, जब 20-20 साल बाद रिपीटेड हो रहे हैं तो ये ऐसे तो प्रश्न लेटेस्ट माने जाएंगे। यह प्रश्न दोस्तों आप सभी का केवीएस पीजीटी 2015 का प्रश्न है, ये भी पीजीटी का पूछा गया प्रश्न है। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधार
साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। वह कौन है भाई, ऐसे आदमी कौन है, ऐसे साहित्यकार कौन है? तो टिक लगा हुआ है, आप सभी को बताना नहीं है। तो नाथूराम शर्मा शंकर आप सभी का आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप सभी से पूछ लिया जाएगा तो आप लोग वहाँ एग्जाम हॉल में भूल जाएंगे। तो नाथूराम शर्मा शंकर, जिन्हें बाहुबलियों की उपाधि दी गई है, कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रगंधु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो ये बाहुबली जी की उपाधियाँ, मतलब बाहुबली को नाथूराम शर्मा शंकर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों 62 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को नहीं देना है क्योंकि पहले से टिक लगा हुआ है। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। उक्त जो है पंक्ति, यह पंक्ति किसकी है, किस साहित्यकार की है? ठीक, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। आंसर याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यह प्रश्न आप सभी को दिख गया होगा कि 2002 में पूछा गया टीजीटी का प्रश्न है। तो आप सभी को उत्तर बताना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषयक का ग्रंथ है, तो आप सभी को बताना है। तो संपत्ति शास्त्र क्या हो जाएगा? संपत्ति शास्त्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं। दोस्तों ये भी वही वाला प्रश्न है, इतनी बार पूछा गया कि क्या बताएं कितनी बार पूछा गया। ये भी वही वाला प्रश्न है, 64 नंबर प्रश्न है। ऊपर हालांकि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है, अभी ऊपर पूछा गया था आप सभी से कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अर्थशास्त्र के रूप में लिखा गया कौन सा कृति है, तो आप सभी बताए थे संपत्ति शास्त्र। तो संपत्ति शास्त्र आप सभी का आंसर था। तो इसमें क्या संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यह टीजीटी पुनर्परीक्षा परीक्षा 2004 में, यूके पीजीटी 2020 में, टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। सोच लीजिए कितनी बार रिपीटेड होता है, बार बार रिपीटेड होता है। तो आप सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न है यूके पीजीटी 2018 का प्रश्न है। प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? तो प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है, आप सभी को आंसर बताना है। ए ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन दोस्तों है बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, डी ऑप्शन है स्वामी सत्यानंद। प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है, आप सभी को बताना है। दोस्तों यूके पीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों आंसर बताइए आप सभी लोग। तो प्राचीन पंडित और कवि किसे कहा जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है। यह आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है दोस्तों। यह है कि बीच से थोड़ा कट गई वीडियो और अपने मन से चली गई वीडियो तो पता नहीं चला, लेकिन अगर थोड़ा बहुत वॉइस की प्रॉब्लम हो तो आप सभी लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था, आप सभी को बताना है। तो किस संपादक ने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वापस कर दिया था जूही की कली को। चलिए दोस्तों यह टीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इस पैसेज को थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग, थोड़ा यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है तो आप सभी से अच्छा नहीं लगता कि छूट जाए प्रश्न। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला की साहित्यिक जीवन शुरू हुआ था किसका? निराला जी का। और निराला जी की एक कविता थी जूही की कली, ठीक। तो यह मुक्तक छंद में की कविता थी, 1916 में यह लिखी गई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए लौटा दिया था। निराला समन्वय सुधा एवं मतवाला पत्रिका से भी जुड़े हुए थे। किससे? समन्वय सुधा और मतवाला पत्रिका से जुड़े हुए थे निराला जी, इतना याद रखना। और निराला जी की इन्होंने वापस कर दी थी जूही की कली, जो कि 1916 में, कब? 1916 में मुक्तक छंद के रूप में लिखी गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग 67 नंबर प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। 67 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, आप सभी को उत्तर करना है कमेंट बॉक्स में, या नहीं करना है तो आप लोग सुन भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। निराला की कविता थी एक जूही की कली, है थी नहीं है। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वापस कर दिया था। यह जीआईसी प्रवक्ता 2017 का प्रश्न है, सोच लीजिए। बार बार वही रिपीटेड चीजें होती है तो इसलिए कट ऑफ हिंदी सेक्शन की ज्यादा जाती है। 67 नंबर प्रश्न का दोस्तों आप सभी को उत्तर बताना है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम
कविता है, किसने कहा था, यह आप सभी को बताना है। हरिश्चंद्र जी ने कहा था, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा था, बी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, सी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास जी ने कहा था, और डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। यह दोस्तों आप सभी का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है क्या बताएं कितना इंपॉर्टेंट है। मजाक करते हैं इसे, आप लोग सीरियसली ना लेना, जिससे कि आप सभी का थोड़ा मन लगा रहे। वैसे भी इतना बोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी पढ़ते पढ़ते आदमी सो जाए, पढ़ाते पढ़ाते आदमी सो जाए, तो हिंदी ऐसी ऐसी नींद की गोली का काम करता है हिंदी सब्जेक्ट। तो आप लोग के लिए कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं, तो जिससे आप सभी का मन बना रहे पढ़ने में। तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आप सभी के आंसर होंगे। इसके अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, या पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, और यह रिपीट हो जाए तो इसे अतिशयोक्त नहीं कहेंगे, तो 2013 का प्रश्न रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, 69 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है, कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है, आप सभी को बताना है। ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। आप सभी को बताना है कि द्विवेदी युग का कौन सा कवि नहीं है। आप लोग सामने देख रहे होंगे, यह टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, टीजीटी में पूछा गया, और यह रिपीट हो जाए अगर 23 साल बाद तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के कवि हैं। राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताना है, बहुत तगड़ा प्रश्न है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है, और यह पीजीटी में किसमें हाँ पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2018 में पूछा, चाहे जहाँ जाए सभी स्टेट कवर हो रहे हैं, जहाँ हिंदी साहित्य का एक भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है, आप सभी को आंसर बताना है। कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है, अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये तो है ही है, आप सभी लोग ऊपर भी देखे थे। गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे कि रंगे राघव, तो रंगे राघव जी द्विवेदी युग के कवि नहीं है। आप सभी को आंसर होगा डी। तो आप सभी को 2018 का प्रश्न का आंसर आप सभी को मिल गया, इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है, आप सभी को बताना है। रंगे राघव नहीं है, यह रंगे राघव कवि नहीं है, लेकिन उपन्यासकार हैं। क्या है, उपन्यासकार हैं। ठीक है, आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय कवि हैं, गोपाल सिंह कवि हैं, गोपाल शरण सिंह कवि हैं, लोचन प्रसाद पांडे कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों हम लोग 71 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं, तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा रूप नारायण पांडे, बी ऑप्शन हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे, सी ऑप्शन हो जाएगा मुकुटधर पांडे, डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर बताना है आप सभी को, जल्दी कमेंट बॉक्स में डालें। यह दोस्तों पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। क्या दोस्तों, पीजीटी में पूछा गया प्रश्न हो कभी का, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बन चुका है प्रश्न। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे माने जाते हैं, मुकुटधर पांडे माने जाते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों मुकुटधर पांडे इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को यह पैसेज भी पढ़ना चाहिए। कारण यह है कि आप सभी को अगर 80 में से 75 लाने हैं तो आप सभी को थोड़ा दिल पर पत्थर रखकर यह पैसेज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बोरिंग होता है सब्जेक्ट, ये मुझे भी पता है, लेकिन आप सभी को भी पता है। लेकिन आप सभी को अगर 6 to 8 में 90 नंबर की कट ऑफ इस बार गई थी TRE 3 में, तो अगर 90 नंबर आप सभी को क्रैक करना है तो आप सभी को पढ़ना हर हाल में पड़ेगा। जो चीज़ अभी बोरिंग लग रही, हो सकता है सिलेक्शन के बाद में वह चीज़ अच्छी लगने लगे। तो पहले तो आप लोगों को प्रेफरेंस देना चाहिए, वो जो चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, कोई बारीकी से भी चीज़। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे, कौन, लोचन पांडे के छोटे भाई मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। वह प्रकृति के उपासक थे। क्या थे, प्रकृति के उपासक थे। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते थे। किसमें, अनुज मुकुटधर पांडे में की कवियों में, कविताओं में। ठीक है, तो दर्शन होते थे। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। ठीक है, पूजा फूल तथा कानन कुसुम इसके काव्य संकलन है। क्या है, इनके काव्य संकलन है पूजा फूल और कानन कुसुम। मुकुटधर पांडे जी को याद रखना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसा कवि बताइए जिसकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास होता है।
तो छायावाद का पूर्वाभास किस कवि के रचनाओं में होता है, हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। यह 72 नंबर प्रश्न है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। तो यह दोस्तों कब पीजीटी 2004-2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो 2004-2005 में पूछा गया प्रश्न है, वो भी पीजीटी में। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। यह दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का प्रश्न है, यूपी 46वें असिस्टेंट प्रोफेसर का। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं कि राधा कृष्ण दास हैं कि श्रीधर पाठक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यह हो जाएगा आप सभी का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। देखने से पहले फिर वही कहूंगा, अगर 80 में से 75 लाने हैं, 80 में से 75 लाने हैं और आप सभी को 90 नंबर की यह कट ऑफ क्रैक करनी है। पिछली जो क्रैक टीआरई 3 में कट ऑफ गई हुई है 6 to 8 हिंदी सब्जेक्ट की, तो आप सभी को क्रैक करनी है 90 नंबर की कट ऑफ। तो आप सभी को बोरिंग से बोरिंग चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को मानते हैं। ठीक, तो अब पॉइंट देख लीजिए श्रीधर पाठक से संबंधित। श्रीधर पाठक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताएं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख, ये श्रीधर पाठक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की किसी फिल्म में जो है कोट है कि एक लड़की पूछते है कितना प्यार करते हो, तो वो कहता है इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, क्या बताएं कितना प्यार करते हैं। तो वही थोड़ा कोट इस्तेमाल कर लेता हूँ, आप सभी को थोड़ा मुस्कुराने पर मजबूर कर देता हूँ, इसलिए कहता हूँ। बाकी और आप लोग बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप सभी के बीच में कुछ ना कुछ छोड़ना जरूरी है, जिससे आप लोगों का मन लगा रहे। ठीक, श्रीधर पाठक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। श्रीधर पाठक बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि इनकी रचनाएं भी इम्पोर्टेंट है और रामचंद्र शुक्ल के स्टेटमेंट के बाद में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक, हालांकि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल जी के देन नहीं है कि यह इनकी विशेषता है, और बहुत सारी विशेषता हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, काव्य जगत, काव्य के बारे में देख लेते हैं। जगत सच्चाई सार इनकी काव्य रचना है। कश्मीर सुषमा इनकी काव्य रचना है। भारत गीत इनकी काव्य रचना किसकी? श्रीधर पाठक जी की। गुणवंत हेमंत इनकी काव्य रचना है श्रीधर पाठक जी की। वनाष्टक, यह 50 बार पूछी गई प्रश्न है, 50 बार, इससे ज़्यादा पूछी गई हो। वनाष्टक किसकी रचना है? तो श्रीधर पाठक जी की है। वनडे एग्जाम ऐसा कोई छूटा नहीं जिसमें इसको पूछा नहीं। ठीक है, वो कोड बन गया, वनडे एग्जाम ऐसा कोई छूटा नहीं जिसमें यह पूछा नहीं। ठीक है, फिर चलिए वनाष्टक हो गया श्रीधर पाठक जी की। देहरादून भी किसके? श्रीधर पाठक जी की है। मनोविनोद श्रीधर पाठक जी की है। गोखले गुणाष्टक, गोखले गुणाष्टक श्रीधर पाठक जी की। ये कविताएं हैं, काव्य रचनाएं हैं। गोखले प्रशस्ति, यह किसकी है? श्रीधर पाठक जी की। दोस्तों ऐसे ऐसे किसी पेड बैच में भी नहीं पढ़ाया जाता होगा जैसे एनालिसिस करके पढ़ाया जाता है। बस आप थोड़ा साथ दो, तो 2 कदम आप दो, 2 कदम हम देते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या मजाल है एग्ज़ाम की जो आप सभी से क्रैक ना हो। और 90 नंबर तो छोड़ दीजिए, 100 के आसपास आप सभी घूमेंगे। ठीक है, और 80 में से 75 नंबर हर हाल में लाएंगे अगर आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से क्लासेस करते हैं और डिस्कशन ज्वाइन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का भविष्य बन जाएगा अगर आप सभी लोग 1 से 1.5 घंटे इस चैनल को देते हैं। बाकी चाहे जो कीजिए, आप लोग स्वतंत्र है, आप लोग स्वतंत्र देश के नागरिक, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग चाहे जो करिए, पेड बैच की क्लासेस कीजिए, टेस्ट दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इस चैनल के माध्यम से जो डिस्कशन किया जा रहा है आप सभी लोग, वह एक वीडियो आप सभी लोगों को ज्वाइन करना अनिवार्य है। ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में नोट्स आप सभी को एग्जाम से पहले डिस्कशन कर दिए जाएंगे और आप सभी लोग आराम से 80 में से 75% हिंदी सब्जेक्ट में ले आएंगे, यह वादा है। एसएसटी का रहा, एसएसटी का जल्द से जल्द चालू होगा, सामाजिक विज्ञान का, वो भी इसका अनाउंसमेंट होगा, जल्दी होगा, लेकिन आप सभी लोग बने रहिए पहले हिंदी सब्जेक्ट में। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। सुसंदेश इनकी रहस्यवादी कविता है। क्या? सुसंदेश इनकी क्या है? रहस्यवादी कविता है। तो पूछी जा सकती है कि श्रीधर पाठक द्वारा रचित कविता सुसंदेश किस प्रकार की रचना है? तो आप सभी को बताना पड़ेगा, रहस्यवादी कविता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी उजड़ ग्राम श्रांत पथिक इनकी अनुदित रचनाएं हैं। कौन सी अनुदित रचनाएं? एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम,
श्रांत पथिक इनकी अनुदित रचना है, आप सभी को याद रखना पड़ेगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, आराम से देखते हैं, बढ़िया से देखते हैं, मस्त से देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न की चाल देखिए, कितना चल के 2022 में आखिरकार पूछ ही लिया गया। ठीक है, 2022 में पूछ लिया गया, एनवीएस टीजीटी के माध्यम से यह प्रश्न आ ही गया। कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है, आप सभी को बताना है। द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है, आप सभी को बताना है। भारत भारती, आशु, वैदेही वनवास, उद्धव शतक, आप सभी को चारों में से ऑप्शन दिए गए हैं। तो द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है, आप सभी को बताना है। एनवीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी को बताना है। 74 नंबर प्रश्न हम सभी आधुनिक काल से देख रहे हैं। तो आधुनिक काल आज डिस्कशन कर रहे हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है, आप सभी को बताना है। तो आंसू नहीं है, आंसू नहीं है। आंसू किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है आंसू। ठीक है, आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और यह छायावादी कवि है। कौन है, छायावादी कवि है, आप सभी को पता होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे इसके संबंधित पैसेज है, तो पैसेज आप सभी को देखना अनिवार्य है। चलिए इस प्रश्न के बारे में जो पैसेज में दिया गया है, अगर देख लेंगे सभी समस्याओं का निराकरण इसी पैसेज में हो जाएगा और आगे आने वाले प्रश्न भी आप सभी के आसानी से हो जाएंगे। आंसू क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की रचित खंड काव्य। क्या है, खंड काव्य है, आप सभी को याद रखना। आंसू जो है खंड काव्य है। इसे विरह प्रधान स्मृत काव्य भी माना जाता है। इसे विरह प्रधान स्मृत काव्य भी माना जाता है, ये भी याद रखना आप सभी को जरूरी है। हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है, इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। और इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका ईयर, बार बार पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू खंड काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो 1925 है, 2000 ही याद आता है, 2025 अभी चल रहा है, 1925 है। इसके 100 साल लगभग पूरे होने वाले हैं, आप सभी को बधाई हो। चलिए दोस्तों, द्विवेदी युगीन शेष द्विवेदी युगीन रचनाएं हैं जो ऊपर आप लोगों ने देखी थी। अब यहाँ पर आप सभी को देखने योग्य यह चीज है कि द्विवेदी युगीन रचनाएं व रचनाकार। वैदेही वनवास किसकी रचना है, आप सभी को बताना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यह पूछ लिया जाता है। हरिऔध किसकी उपाधि है, किसका उपनाम है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का हरिऔध नाम उपनाम है। ठीक है, तो वैदेही वनवास हरिऔध जी की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की है, मैथिली शरण गुप्त जी की है भारत भारती। उद्धव शतक किसकी रचना है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। आप लोग पहले पढ़ चुके थे उद्धव शतक के बारे में। सुदेश कुंडल किसकी रचना है, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। तो सुदेश कुंडल किसकी रचना है, राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न हम सबको मिलता है। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ये भी एनवीएस टीजीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना का एकांतवासी योगी किसकी रचना है। गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना का एकांतवासी योगी शीर्षक से किस रचनाकार ने काव्य अनुवाद किया है। तो आप सभी को आंसर बताना है। ए है श्रीधर पाठक, सी है रामचंद्र शुक्ल, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी दोस्तों है आप सभी का राधा कृष्ण दास। आंसर बताना है दोस्तों आप सभी को। यह दोस्तों फिर से रिपीटेड है, टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, वो भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना का एकांतवासी योगी शीर्षक से करने वाले काव्य अनुवादक कौन है, श्रीधर पाठक है। यह आंसर आप सभी को हो जाएगा। इनसे संबंधित पैसेज नीचे दिया गया है, यह इंपॉर्टेंट आप सभी को देखना अनिवार्य है। गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना है हरमिट। क्या है, हरमिट। हरमिट का अनुवाद ही एकांतवासी योगी है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताएं कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। शीर्षक से श्रीधर पाठक ने किया। ठीक है, इन्होंने गोल्ड स्मिथ की रचना डेजर्टेड विलेज ट्रैवलर का अनुवाद क्रमशः उजड़ ग्राम शांत पथिक शीर्षक से किया। श्रीधर पाठक द्विवेदी युगीन कवि हैं। श्रीधर पाठक कौन से कवि हैं, द्विवेदी युगीन कवि हैं, आप सभी को याद रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 76 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। 76 नंबर प्रश्न का, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है। तो ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है, आप सभी को बताना है। तो श्रीधर पाठक जी ने किया है। किसने किया है, श्रीधर पाठक जी ने किया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न दोस्तों आप सभी का केवीएस 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर यह आप सभी का सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताना है क्योंकि यह 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का प्रश्न है। हरिऔध कृत काव्योपवन, ठीक है, हरिऔध द्वारा
प्रकाशन वर्ष बताना है। हरिऔध कृत काव्य उपन का प्रकाशन बताना है आप सभी को। तो 1909 इसका काव्य प्रकाशन है। तो उत्तर हो जाएगा सी। 2014 में पूछा गया प्रश्न है, या दोबारा रिपीट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो हरिऔध इतने इंपॉर्टेंट है, अब नहीं कहेंगे क्या बताएं कितने इंपॉर्टेंट है। जितना हार्ट के लिए शरीर इंपॉर्टेंट है और शरीर के लिए हार्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे हरिऔध जी द्विवेदी युग के लिए इंपॉर्टेंट है, और द्विवेदी युग हरिऔध जी के लिए इंपॉर्टेंट ही था। तो दोस्तों काव्य काव्योपन काव्योपवन काव्य ग्रंथ का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था। हरिऔध द्विवेदी युगीन का भी आप सभी को पता है, इनकी रचना है एक प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास आई थी 1914 ईस्वी में। एक दोस्तों है इनकी रचना पारिजात। पारिजात रचना है 1936 में इनकी रचना आएगी, इनकी आई थी 1936 में प्रकाशन हुआ था। तो आप सभी को प्रिय प्रवास का टाइम पीरियड याद रखना है, पारिजात का टाइम पीरियड याद रखना है। तो प्रिय प्रवास का कितना है 1914, पारिजात का 1936। वैदेही वनवास का पूछा गया, 50 बार पूछा गया। प्रिय प्रवास का पूछा गया। तो वैदेही वनवास 1940 में प्रकाशित हुई थी। तो इनके प्रबंध काव्य हैं, कौन है ये प्रबंध काव्य है? प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। तो प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 1936, वैदेही वनवास 1940 इनके प्रबंध काव्य हैं। और काव्योपवन आप सभी का 1909 का है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, हालांकि थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, तो आप सभी लोग ध्यान से सुन भी लेना अगर कहीं से आप सभी को डाउट लगे। हरिऔध खड़ी बोली में महाकाव्य लिखने वाले प्रथम कवि। ठीक, खड़ी बोली में महाकाव्य लिखने वाले प्रथम कवि हैं हरिऔध जी। ठीक है, आप सभी को इंपॉर्टेंट रखना, हल्के में ना लेना, पुष्पा ना समझ लेना हरिऔध जी को। कवि सम्राट उपाधि इनकी है, क्या है? कवि सम्राट इनकी उपाधि है हरिऔध जी की। गणपति चंद्र गुप्त इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहते हैं। तो आधुनिक काल का सूरदास हरिऔध जी को किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है। किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है हरिऔध को आधुनिक काल का कालिदास। इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पेड बैच में हो सकता है कहीं ना पढ़ाया जाए, ठीक है। सभी पढ़ाएंगे तो आप सभी को पीडीएफ या पीपीटी से के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। आप मुंह से कोई बोलकर या खड़े होकर आप सभी को एक एक चीज़ डिफाइन नहीं कर सकता है, तो वह भी यही चैनल कर रहा है। तो आप सभी को पीपीटी नहीं मिल रही, तो आप सभी को जेन्युइन बुक से आप सभी को डिस्कशन किया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल इसको ज्वाइन करके और लाभ उठा सकते हैं। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा, बिना सब्सक्राइब जाएंगे तो आप सभी लोग अपने आप से ही धोखा करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड हो रही, वह हम नहीं देख रहे हैं। 1 घंटे में हम आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें करवा देते हैं, लेकिन आप सभी जाएंगे जहां 3 घंटे की क्लास सिर्फ 50 क्वेश्चन डिस्कशन होंगे। ऐसे 50 क्वेश्चन ही डिस्कशन नहीं कोई कर पाएगा पीपीटी पढ़ाने वाला, जो इस चैनल के माध्यम से एक एक आप सभी को पॉइंट डिस्क्राइब किया जा रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। काव्य। काव्य इनके कौन कौन से हैं? कृष्ण शतक इनका काव्य रचना है। रसिक रहस्य इनकी काव्य रचना है। प्रेमाम्बु इनकी काव्य रचना है। वारिध इनकी काव्य रचना है। प्रेम प्रपंच इनकी काव्य रचना है। चुभते चौबते इनकी काव्य रचना है। चौखे चौबते इनकी काव्य रचना है। रस कलेश इत्यादि इनकी क्या है? काव्य रचना है। तो दोस्तों यह हो गई इनकी काव्य रचना, इंपॉर्टेंट है। चौखे चौपदे 50 बार पूछा गया, और चुभते चौबते 50 बार पूछा गया। प्रेम प्रपंच 50 बार पूछा गया। मतलब कुल जमा बात ये है, कुल मिलाकर बात ये है कि जो यहाँ पर लिखे हुए हरिऔध जी के काव्य वह सारे इंपॉर्टेंट है। कृष्ण शतक 50 बार, रसिक रहस्य 50 बार, सारे 50 रिपीटेड है, 50-50 बार। ज़्यादा रिपीटेड होंगे, कम नहीं, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि द्विवेदी युग के लिए हरिऔध जी कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख लीजिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। टीजीटी 2001 में, 2004 में, 2016 में, एनवीएस टीजीटी 2022 में, फिर जीआईसी प्रोक्ता 2012 में, केवीएस प्रोक्ता 2018 में। कितनी बार रिपीटेड है? कितनी बार रिपीटेड है? बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, और यह रिपीटेड होगा, इसकी गारंटी इस चैनल की है, बार बार रिपीटेड होगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास जी को, जो कि यह हरिऔध जी की रचना है। किसकी है? हरिऔध जी की रचना है। तो हरिऔध का उपनाम जिसका है उसका नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने 10 बार डिस्कशन कर चुके हैं इसको, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस पैसेज को भी आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। कारण यह है कि आप सभी को प्रिय प्रवास के बारे में जानना है, तो यह पढ़ना पड़ेगा। और प्रिय प्रवास इतना इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी घुमा के परीक्षा में, हर परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका हरिऔध जी का पूरा नाम है, उपनाम हरिऔध है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका नाम है। इनकी कृत है एक प्रिय प्रवास, जो संस्कृत की तत्सम
तथा कोमलकांत पदावली से अलंकृत संस्कृत वर्ण वृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभाजित है। यह सर्ग बार बार पूछा गया है कि प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभाजित है, तो 17 सर्गों में विभाजित है। ठीक है, इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता। अब यह रस पूछ लिया जाएगा कि प्रिय प्रवास में कौन से रस की प्रधानता है, तो श्रृंगार और करुण दोनों रस की प्रधानता है। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1914 में किया गया था। प्रथम प्रकाशन किसमें किया गया था? 1914 में। इस कृति पर मंगला प्रसाद क्या दोस्तों? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया जा चुका है। इस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। यह याद रखना, इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है। अब ये नहीं कहेंगे कितनी क्या होता है, कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलिटी में स्टेटमेंट के रूप में दे दिया जाएगा जब प्रिय प्रवास दिया जाएगा। टफ बनेगा एक प्रश्न, तो आप सभी को ये मान के चलिए ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। कोई टीचर आप सभी को डिस्कशन ऐसे नहीं कर सकता जैसे इस चैनल के माध्यम से एक एक चीज़ को डिस्कशन किया जा रहा है। दोस्तों, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। आप सभी को पता हो गया होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने इसको अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में महाकाव्य नहीं माना है प्रिय प्रवास को। हरिऔध जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ये तो शायद सभी कवि और इतिहासकार होते हैं। गद्य और पद्य में उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर उनकी 51 रचनाएं। यह पूछ लिए जाएंगे कि हरिऔध जी क्योंकि द्विवेदी युगीन कवि थे और रचनाकार थे, तो उनको पूछ लिया जाएगा कि उनकी रचनाएं, कुल रचनाएं कितनी है, तो 51 रचनाएं हैं। अगला दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग आ जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आप सभी को देखना पड़ेगा क्या क्या डिस्कशन करना है। प्रिय प्रवास राधा और कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित है। करुण रस प्रधान एक मार्मिक प्रबंध काव्य है। हरिऔध जी इन्हें पहले इसका नाम वज्रांगना विलाप रखा था। ठीक है, प्रिय प्रवास राधा और कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित है। ये पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, राधा कृष्ण जी को याद रखना। ठीक है, करुण रस प्रधान एक मार्मिक प्रबंध काव्य है। हरिऔध जी ने पहले इसका नाम क्या रखा था? वज्रांगना विलाप रखा था। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रिय प्रवास का हरिऔध जी ने पहले नाम क्या रखा था, तो वज्रांगना विलाप। इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग दिल से पढ़िए और आप सभी लोग 80 में से 75 प्रश्न लाएंगे, यह वादा है इस चैनल का। आप सभी को लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। हर तीसरे दिन सप्ताह में कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिल रहे हैं, वह कम नहीं होते। और आप सभी के लिए 3 प्रैक्टिस सेट जुटाना और उसके बाद में रिकॉर्ड करना वीडियो 1 घंटे की, तो अपने आप में ही बहुत बड़ा काम हो जाता है बिजी शेड्यूल में। तो दोस्तों, अगर प्रीवियस ईयर और आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं और कहा गया है इस चैनल के माध्यम से कम 100 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, तो आप सभी को 100 प्रैक्टिस सेट करवा के ही भेजा जाएगा एग्जाम हॉल में। तो दोस्तों, प्रिय प्रवास यहाँ पर आइए, किंतु बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया? प्रिय प्रवास रख दिया गया। अगला हम लोग पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं। हरिऔध जी ने जहाँ चौखे चौपदे में मुहावरों के बहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया, वहीं वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया है। ठीक है, आप सब लोगों को फिर से यह पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हरिऔध जी ने जहाँ चौखे चौपदे में मुहावरे के बहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया है, वहीं वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक प्रबंध सृष्टि का प्रयास किया गया। तो आप सभी को वैदेही वनवास और चौखे चौपदे में अंतर जानना होगा, और जानेंगे नहीं तो आप सभी लोग प्रश्न कर नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों, इस पॉइंट को भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। यह अपना पेन पेंसिल वाला बॉक्स है। अपने काव्य संग्रह रस कलश को ब्रज भाषा में लिखकर अपने काव्य संग्रह इनका है एक रस कलश। ठीक, किसका रस कलश है? हरिऔध जी का। ब्रज भाषा में लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि ब्रज भाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लोगों के लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को तुरंत ऑन कर लीजिए, देर न कीजिए, और नहीं तो छूट जाएगा आप सभी का बहुत सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों, हम लोग हरिऔध के बारे में संपूर्ण रूप से पढ़ ही लेते हैं, कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग का मतलब हरिऔध। ठीक है, हरिऔध जी ने 2 नाटक प्रद्युम्न विजय 1893 में तथा रुक्मणी परिणय 1894 में लिखे।
दोस्तों इसलिए कहते हैं पढ़ लो बारीकी से, कारण ये है कि इन्हीं से प्रश्न आएंगे। आप लोग 50 चीज़ें पढ़ने से बढ़िया है कि वैसी चीज़ें बार बार पढ़ लीजिए और डीपली पढ़ लीजिए कि जहाँ से क्वेश्चन बनते सॉरी क्वेश्चन बनने के आसार यहाँ से बहुत सा ज़्यादा हैं। जितने आप सभी लोगों ने प्रश्न देखे आधे से ज़्यादा तो हरियाणा जीके पे बन गए हैं प्रश्न, ठीक है। तो प्रद्युम्न विजय 1893 ईस्वी, रुक्मणी परिणय 1894 ईस्वी, ठीक। दो नाटक हैं, किसके नाटक हैं? हरियाणा जी के। 1894 ईस्वी में इनका प्रथम उपन्यास आया था प्रेम कांता, ठीक। तो 1894 में उपन्यास आया था, किसका उपन्यास? हरियाणा जी का प्रेम कांता आया था, प्रकाशित हुआ था। तत्पश्चात दो और उपन्यास आए थे, पहले 1894 में प्रेम कांता है, फिर दो और उपन्यास आए, ठेठ हिंदी का ठाठ। कहीं कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, कोई भी, कहीं भी वनडे एग्जाम, टेट सी टेट कहीं का एग्जाम उठा लीजिए, अगर आप लोगों को ये प्रश्न ना मिले तो बताना, हर एग्जाम में लगभग पूछा गया प्रश्न। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? उपन्यास है, तो आप सभी को बताना होगा हरियाणा जी की है। और हरियाणा जी की किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास रचना है, ठीक है। 1899 में लिखी यह रचना की गई, ठीक। 1899 में प्रकाशित हुई ठेठ हिंदी का ठाठ हरियाणा जी का उपन्यास है, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेम कांता उपन्यास है हरियाणा जी का, जो कि 1894 में प्रकाशित हुआ। तीसरा दोस्तों इनका उपन्यास है अधिखिला फूल। तो अधिखिला फूल इनका 1907 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1907 में। और यह इंपॉर्टेंट, इनका ईयर भी रखना याद। अधिखिला फूल 1907। अगर ठेठ हिंदी का ठाठ पूछ लिया जाए तो 1899। प्रेम कांता उपन्यास पूछ लिया जाए तो 1894, ठीक है। दो नाटक इनके हैं, प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय। तो प्रद्युम्न विजय आया था 1893 में, रुक्मणी परिणय आया था, रुक्मणी परिणय कब आया था? 1894 ईस्वी। बैक टू बैक आए थे प्रद्युम्न विजय और परिणय, रुक्मणी परिणय। तो याद रखना, दो नाटक है, तीन उपन्यास हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हरियाणा जी के बारे में। हरियाणा जी की अन्य प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। रसिक रहस्य 1899 में ईस्वी में, प्रेमाम्बु वारिद, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में आई थी, प्रेमाम्बु प्रश्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह और प्रेम पुष्पहार 1904 ईस्वी में, उद्बोधन 1906 ईस्वी में, काव्योपन 1909 ईस्वी में, कर्मवीर 1916 ईस्वी में, ऋतु मुकुर 1907 ईस्वी में, पद्म प्रसून 1925 ईस्वी में। पद्म प्रमोद इनकी भी रचना है। तो यह रचनाएं हैं कुछ। रसिक रहस्य आप सभी को याद रखना है, प्रेम प्रपंच जरूर याद रखना है, ठीक है। और बाकी जो याद कर पाए याद रखना है आप सभी को। पद्म प्रसून भी पूछा गया 1925 में। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं हरियाणा जी की रचनाएं। कल्पलता, बोलचाल, पारिजात तथा हरिऔध सतसई जैसे मुक्तक काव्य के अलावा कबीर वचनावली, साहित्य संदर्भ, हिंदी भाषा साहित्य का विकास, आलोचनात्मक कृतियों की रचना भी हरिऔध जी की ने ही की है, ठीक है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट हरिऔध सतसई की रचनाकार कौन है? हरिऔध जी। तो मुक्तक काव्य के अलावा मुक्तक काव्य है कल्पलता, बोलचाल, पारिजात और हरिऔध सतसई। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, दो ही पॉइंट बचे हैं हरिऔध जी के बारे में, वही डिस्कशन कर लेते हैं। 1924 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को भी सुशोभित किया, ठीक। इतना याद रखना, 1994 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को सुशोभित किया। और लास्ट पॉइंट इनका दोस्तों है, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिऔध जी को है। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि हरिऔध जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो दोस्तों इनका हो गया, पूरी चर्चा हो गई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के ऊपर। अब और आगे प्रश्न देख लेते हैं कौन से प्रश्न हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को अब ऐसे ही देना है, तुरंत दे दीजिए। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन वर्ष किस वर्ष को माना जाता है? तो 1914 को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा यह यूके पीजीटी 2018 का प्रश्न है। कब का? 2018 का प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताएंगे। 80 नंबर प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। क्या प्रिय प्रवास है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। जीएससी प्रवक्ता 2015 का प्रश्न है, आप सभी को उत्तर बताना है। उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17 है, 19 है, 21 है, 23 है। आप लोगों को ऊपर बताया था कि सर्ग पूछे जाते हैं और 17 इनके सर्ग हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न का भी आप सभी लोग ही उत्तर बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, आप सभी को बताना है। कनप्रिया, वासवदत्ता,
पथिक की चौखे चौबते, तो चौखे चौबते इनका आंसर हो जाएगा। और टीजीटी 2005-2010 में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए हम लोग ऊपर पैसेज डिस्कशन कर रहे थे। आप लोग थोड़ा वक्त की नज़ाकत को जरूर समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिऔध जी इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्या बताएं कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यह दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को बताना ही पड़ेगा कितना इंपॉर्टेंट है, कारण ये 4 बार रिपीटेड प्रश्न है। टीजीटी 2009 का प्रश्न है, पीजीटी 2009 का प्रश्न है, एनवीएस प्रवक्ता 2019 का प्रश्न है। तो दोस्तों वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा किसने लिखा? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन? आप सभी को आंसर बताना है। तो अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय। तो प्रिय प्रवास पहला बार प्रकाशन कब हुआ था? 1914 में। आंसर याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों यह टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दिल खोल कर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 85 नंबर प्रश्न। 85 नंबर प्रश्न देख रहे हैं आधुनिक साहित्य का, आधुनिक काल का और द्विवेदी युग का। दोस्तों आप सभी लोग गिन लेंगे कितना नंबर प्रश्न है। वैसे 60 प्रश्न हम लोगों को डिस्कशन करना, मैक्सिमम 65 प्रश्न, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नई रचना कौन सी है? मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित रचना कौन सी नहीं है, यह पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो विचित्र विवाह नहीं है क्या? ऑप्शन ये हो सकता है। चौखे चौबदे नहीं है क्या? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यह रचना है। वैदेही वनवास ये भी रचना है। चुफदे चौपदे ये भी रचना है। कौन सी रचना नहीं है? विचित्र विवाह रचना नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से कहा था कि ऊपर जो पैसेज आप लोग अगर पढ़ लेंगे 5 मिनट देकर, तो आप सभी के नीचे के क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएंगे। तो सेकंडों में हो रहे हैं। एनवीएस प्रवक्ता 2014 का प्रश्न है, सोच लीजिए कितना तगड़ा प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। वह क्या प्रश्न है दोस्तों? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है किससे है? आंसू से है। तो आंसू से नहीं है। आंसू जयशंकर प्रसाद जी के, वो भी वह छायावाद कवि थे और रचनाकार थे, ठीक है। प्रिय प्रवास से है, परिवर्तन से, किसान से। तो प्रिय प्रवास से लिए गई यह पंक्तियां हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देखा ही है और हरिऔध जी के बारे में पूरी चीज़ें डिस्कशन कर ली, इसलिए हम लोग प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 87 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को दोस्तों बताना है। 87 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है क्या है? आप सभी को बताना है। विरहिणी नायिका का, प्रेयसी का, या सी वाला देख लेते हैं दोस्तों। समाज सेविका का, सी ऑप्शन है समाज सेविका, डी ऑप्शन है ग्रामीण बाला का। तो समाज सेविका का रूप है। चलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा बहुत हम लोग और प्रिय प्रवास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रिय प्रवास इतना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों आप सभी का प्रश्न कहीं से कभी भी बन सकता है। परंपरा से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृत प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप है यह है कि वह समाज सेविका के रूप में चित्रित की गई है। यह देख लीजिए कहाँ से प्रश्न उठाकर दे दिया गया आप सभी को, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार डिस्कशन कर रहे हैं। प्रकाशन वर्ष 1914 है, आप सभी को डिस्कशन कर चुके हैं। 17 सर्गों में विभाजित है और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह सब लोग हम लोग देख चुके हैं। अब देखना क्या है दोस्तों, यह देख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट है। कथा भागवत पुराण पर आधारित है, आप सभी को पता होना चाहिए। कथा किस पर आधारित है? भागवत पुराण पर आधारित कथा है प्रिय प्रवास। इसका पहले नाम क्या था? वज्रांगना विलाप न था इसका नाम। तो हम लोग देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा का वर्णन है। तो यह इंपॉर्टेंट है, भागवत पुराण पर आधारित है और इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक कथा का वर्णन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह संस्कृत के वर्णव्रतों पर आधारित महाकाव्य है। तो आप सभी से पूछ लिया जाएगा यह प्रश्न पॉइंट, तो आप सभी लोग कर नहीं पाएंगे आंसर। तो इसीलिए कहते हैं बार बार आप सभी लोग ध्यान से कान लगाकर सुनिए और आप लोग कल्याण हो जाएगा। 80 में से 75 लाने हैं तो आप सभी को मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। इसमें श्रृंगार तथा करुण रस की प्रधानता है। किस? श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता आप सभी को पता होना चाहिए, तो हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। राधा का चित्रण देश सेविका समाज सेविका के रूप में किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है और हो गया पैसेज। अब देखते हैं हम लोग आंसर।
28 नंबर प्रश्न का 88 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। द्विवेदी युग की कविता है, तो द्विवेदी युग की कविता कौन सी, आप सभी को उत्तर बताना है। उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक और नवजागरण परक कि नारी चेतनात्मक, तो आप सभी को आंसर बताना है। तो दोस्तों पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक द्विवेदी युग की कविता की विशेषताएं, हम लोग विशेषताएं ऊपर देख चुके, अब बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इस प्रश्न का उत्तर बताना है, 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है। तो इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है, तो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 90 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न में दोस्तों, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। तो द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं, आप सभी को आंसर बताना है। गद्यात्मकता नहीं है, बी ऑप्शन है काव्यात्मकता नहीं है, डी है इतिवृत्तात्मकता नहीं है, सी है वैचारिकता नहीं है। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय केवीएस पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, 2015 में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी को आंसर बताना है। चलिए दोस्तों हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो कौन सी विशेषता नहीं है आप सभी को, काव्यात्मकता विशेषता नहीं है द्विवेदी युग की, गद्यात्मकता है, वैचारिकता है और इतिवृत्तात्मकता है। ठीक है, द्विवेदी युग की विशेषता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इस दोस्तों प्रश्न का उत्तर बताना है, क्योंकि हम लोग सेकेंड फेज में इंटर करने वाले हैं, क्योंकि हमारा अध्याय सिंह उपाध्याय हरिऔध का लगभग सेगमेंट फिनिश हो चुका है और हम लोग अब दूसरे सेगमेंट में घुसने वाले हैं, जिससे प्रश्न बनते हैं द्विवेदी युग से। तो द्विवेदी युग से प्रश्न जो बनते हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है, तो यह आप सभी को बताना है। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य भी बन पा सका है। प्रस्तुत कथन किसका है, आप सभी को बताना है। रामचंद्र शुक्ल जी का है, बी ऑप्शन है गुलाब राय जी का, डी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा जी का, कि सी ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। तो आंसर आप सभी का नंद दुलारे वाजपेयी जी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं, पहले इनका पैसेज देखते हैं। या पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावाद समीक्षक है, अब ये याद रखना आप सभी लोग, छायावाद समीक्षक है कौन, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ये याद रखना, छायावाद समीक्षक है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। कथन है कि साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 12 सर्गों का महाकाव्य है। तो साकेत किसके द्वारा रचा किया है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। यह किस युग के रचनाकार हैं, तो द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी जी के बारे में पूछा जाए तो छायावादी समीक्षक हैं। इतना इंपॉर्टेंट है और इतना डिफरेंस है। जिसके नवम सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। ठीक, तो उर्मिला के विरह का वर्णन किस सर्ग में है, साकेत में, तो नवम सर्ग में विरह का वर्णन है उर्मिला के। इतना याद रखना, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए यह ब्लैक कलर से मार्क है। डॉक्टर नागेंद्र मानस के बाद साकेत को राम काव्य का दूसरा स्तंभ मानते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर नागेंद्र मानस के बाद साकेत को राम काव्य का दूसरा स्तंभ मानते हैं। प्रश्न डायरेक्ट बन जाएगा कि मानस के बाद साकेत को राम काव्य का दूसरा स्तंभ कौन मानते हैं, तो डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं। ठीक है, छायावादी समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में और डॉक्टर नागेंद्र के बारे में आप सभी को याद रखना है। और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन रचनाकार है, ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 92 प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि कौन से, आप सभी को आंसर बताना है। पहला ऑप्शन आप सभी का महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, बी सी हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी और डी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। केवीएस प्रवक्ता 2018 का प्रश्न है। कब का है, 2018 का प्रश्न, लेटेस्ट प्रश्न है। चलिए दोस्तों इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने, याद रखना, महात्मा गांधी ने एक उपाधि दी थी, तो आप सभी को बताना है। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। मैथिली शरण गुप्त जी को उपाधि दी थी वह धर्म में। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा आप सभी को दिखा देते हैं, 93 प्रश्न है, 93 प्रश्न नंबर है। वह धर्म में विशिष्टाद्वैतवाद, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविद्यावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है, आप सभी को आंसर बताना है। गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है,
और बच्चन सिंह जी ने कहा है कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आंसर बताना है सभी को। यह प्रश्न दोस्तों जीएससी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। जीएससी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी को आंसर बताना है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह इसका आंसर हो जाएगा। किसका? डॉक्टर बच्चन सिंह आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इस पैसेज को आप सभी को सुनना चाहिए, नहीं पढ़ने में अगर धुंधला आ रहा तो सुन लीजिए ध्यान लगा कर। मैथिली शरण गुप्त के विषय में उपयुक्त कथन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बच्चन सिंह ने कहा था, ठीक, जिन्होंने अपने साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यह पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो बच्चन सिंह जी ने लिखा। मैथिली शरण गुप्त गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, ठीक है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, ठीक। मैथिली शरण गुप्त के बारे में देख लीजिए किसके किसके कौन से विचार हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल ने गुप्त जी को क्या कहा? युग कवि कहा है। तो युग कवि किसने कहा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा है गुप्त जी को। और सामंजस्यवादी कवि किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। अभी ऊपर जो प्रश्न पूछा था वही आंसर यहाँ मिल गया। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त जी को क्या उपाधि दी? राष्ट्र कवि की उपाधि। अगला दोस्तों पॉइंट है, इन्हें अत्यानुप्रास अलंकार का स्वामी कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट याद रखना, अत्यानुप्रास अलंकार का स्वामी किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। दोस्तों यह पैसेज डिस्कशन करने का कोई औचित्य नहीं कि हम लोग डिस्कशन करें, लेकिन डिस्कशन इसलिए किया जाता है क्योंकि 80 में से 75 अगर प्रश्न लाएंगे तो आप सभी को चीज़ें बारीकी से देखना ही पड़ेगा। कहीं से कुछ इसका उपाय ही नहीं कि आप लोग ना देखें। और जो आप लोग बुक पढ़ेंगे तो बुक में जो दोस्तों डिस्कशन नहीं जब तक सुनेंगे तब तक आप सभी को समझ में आएगा नहीं, ठीक। तो आप लोग पहले डिस्कशन सुन लीजिए, अगर बुक ले पाते हैं तो बुक ले लीजिएगा, या घटना चक्र की बुक है, घटना चक्र की बुक है, और पीवाईक्यू की बुक आती है, तो आप लोग अगर ले लेंगे तब भी ठीक है। जितने प्रश्न हम डिस्कशन कर देते हैं यहाँ पर 60 मिनट में, 1 घंटे में, उतने प्रश्न आप नहीं पढ़ पाएंगे अपने से, ये बात मान के चलिए, क्योंकि यह एक्सपीरियंस है जो आप सभी के लिए साझा कर रहे हैं। अगर आप सभी लोग यह लेक्चर सुन लेते हैं उसके बाद में बुक डिस्कशन देखते हैं तो आप सभी 200 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, और 200 प्रश्न आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, आप बारीकी से पढ़ भी सकते हैं। इसलिए डिस्कशन करना अनिवार्य होता है और डिस्कशन देखना भी अनिवार्य होता है। तो आप लोग अगर 80 में से 75 चाहते हैं नंबर लाना TRE 4 में, तो आप सभी लोग इस सीरीज को ज्वाइन कर लेना और ज्वाइन करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। वो कहना ना पड़े, आप सभी लोग कर दीजिएगा। शेयर तो करना आप सभी लोगों के लिए मस्ट है, क्योंकि आपके साथ में जो अध्यापक, आपके साथ में जो भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी मानते हो आप सब लोग, अगर डिस्कशन कर रहा है तो आप सभी से निवेदन भी कर सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, और शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए अब बिना कहे। दोस्तों अगला प्रश्न, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस मूल भूतल को ही स्वर्ण बनाने आया। तो यह पंक्तियाँ किसकी हैं आप सभी को बताना है। राम बिहारी सिंह दिनकर जी की हैं, कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं, कि ऊपर में से कोई नहीं, या एक से अधिक। यह प्रश्न बीपीएससी TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ई, ऊपर में से कोई नहीं, क्योंकि यह पंक्तियां जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं, ठीक। तो आप सभी को याद रखना है, क्योंकि यह रिपीटेड हो सकता है। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इसे भूतल को ही स्वर्ण बनाने आया, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों देख लीजिए, बीपीएससी TGT TRE 2 का प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देख लीजिए यहाँ पर रिपीटेड है प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, बारीकी से जिसने सुना होगा तो वो आंसर दे देगा। महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। आंसर है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 99 प्रश्न का उत्तर बताना, यह बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष बताना है आप सभी को, 1914, 1912, 1916, 1918। आप सभी को आंसर बताना है। TGT 47वें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सभी का आंसर क्या होगा, आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि यह TGT परीक्षा में 47वें असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 को माना जाता है, 1912 माना जाता है, इंपॉर्टेंट हो। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत भारती से भारत भारती से संबंधित यह पैसेज आप सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। भारत भारती से संबंधित दूसरे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को तैयार होना चाहिए। आखिर 80 में से 75 की बात है, तो कुछ भी हम लोग कर गुजरने के लिए तैयार हैं 80 में से 75 लाने के लिए। 3 अगस्त दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 अगस्त 1886 को झांसी उत्तर प्रदेश के चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि के कथानक स्वतः उतर आते हैं, ठीक है।
खड़ी बोली हिंदी के रचनाकार गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ठीक, उन्होंने सन 1912 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारती का प्रकाशन किया। इसी के प्रकाशन के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी ने इनको क्या कहा था, आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कारण ये है कि सब चीज़ें डिस्कशन कर देंगे, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्या बताएंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा दी गई है। 1954 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। अब यह पूछ लिया जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी को पद्म भूषण प्रदान कब किया गया, तो 1954 में प्रदान किया गया। साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट मतलब बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। ठीक है, साकेत में। और अन्य प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, अन्य प्रमुख रचनाएं इंपॉर्टेंट है इनकी, और इम्पॉर्टेंट यही इतने इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए। ठीक है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट है रचना का, क्या बताएं कितना इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं प्रमुख रचनाएं हैं, तो देख लीजिए, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, बैतालिक, कुणाल, यशोधरा अब इस बार टीआरई 2 में आया था, टीआरई 3 में आया था, आप सभी को पता है। यशोधरा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ कोने से प्रश्न उठा लिया गया, तो इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल पैसेज इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है क्या बताया जाए। और आप सभी लोग देखेंगे, पंचवटी, डिडनिभा, अर्जन विसर्जन और काबा एवं करबला इनकी रचना है। दोस्तों हम लोग थोड़ा बहुत इसमें मजाक भी कर लेते हैं, आप लोग सीरियसली इसको नहीं लेना। ठीक है, गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य है प्लासी का युद्ध। गुप्त द्वारा अनुदित मतलब अनुवाद की गई रचना है प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और व्रत संहार, ये अनुदित है रचनाएं किसकी, गुप्त जी की। अगला दोस्तों पॉइंट है, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के दिए गए हैं। फालतू में पेड बैच के चक्कर में बुक्स छोड़ देते हैं, और बुक्स छोड़ने के बाद में आप सभी लोग जब फेल हो जाते हैं तब लगता है बुक्स पढ़नी चाहिए थी, और जब फिर एग्जाम आता है तो लगता है कि पेड बैच ले लेना चाहिए। तो पेड बैच और बुक्स के बीच में छात्र जो है पिस गया है, वो ना तो प्रैक्टिस कर पा रहा है, ना तो बुक पढ़ पा रहा है, ना तो क्लासेस कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो आप सभी को एक साइड चुनना होगा, चाहे क्लास कीजिए, चाहे दोस्तों आप बुक पढ़िए। बुक पढ़ना जरूरी है, कारण ये है कि आपको क्लासेस काम नहीं आएंगे, जहाँ वहाँ बुक काम आएंगी। पीओआईक्यू की बुक यह कंप्लीट जो करवाई जा रही, तो यह आप लोग अगर देख लेते हो, पेड बैच आप सही कहीं से लिए हुए पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से आप सभी को आधी से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। किसान में एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। रंग में भंग, राजपूत आन की कथा। एक सेकंड दोस्तों, साफ कर लेते हैं थोड़ा। रंग में भंग, राजपूत आन की कथा, जैनी मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित प्रबंध काव्य। मैथिली शरण गुप्त, अगला दोस्तों देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन 1909 में ईस्वी में हुआ था। अब पूछ लिया जाएगा मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन है, रंग में भंग। इनकी ख्याति का मूलाधार भारत भारती है, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो रंग में भंग 1909, भारत भारती 1912। अगर पूछ लिया जाए प्रिय प्रवास तो 1914। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनघ नामक 3 नाटक लिखे हैं। तो प्रिय प्रवास इनकी रचना नहीं है, या इस एक में मिला दिया तो ऐसा न समझ लेना कि गुप्त जी की प्रिय प्रवास रचना है, वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है। ठीक है, लेकिन वह 1914 में प्रकाशित हुई थी, यह बताने का मूल आधार था। चलिए, बीच बीच में अगर गलती भी हो जाती है तो सुधारना भी जरूरी है, नहीं तो आप लोग समझेंगे बेकम मिला दिए। ठीक, गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ नामक 3 नाटक, प्रायः सभी प्रकार के प्रगत और मुक्तक भी लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्वकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। ठीक है, बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ, और इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग 97 प्रश्न देख रहे हैं, तो 97 प्रश्न भी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। किसमें, टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख लीजिए, इनमें कौन भारत भारती काव्य के रचयिता है। बस खुश हो गया सुतली बम, इतना ही पूछ सकते थे, और इतना पैसेज हम लोग पढ़ के आए, इतने पे पूछा प्रश्न, मतलब क्या यार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे कौन रचनाकार हैं भारती के, तो इनमें से कोई नहीं है। तो ये वाला आप सभी का ऑप्शन हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। और भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था, 1912 में प्रकाशन हुआ था। ठीक है,
अच्छा, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम रचना का नाम बताइए, प्रथम बुक का नाम बताइए जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। आप सभी को आंसर बताना है और कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। अगर आप सभी को पता हो ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कशन किया, आप लोग थोड़ा बैक करके फिर से देख कर कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, इतनी हम लोग सहूलियत आप लोगों को देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न में आंसर ढूंढ। चिरगांव चिरगांव झांसी किस चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। यह कब कब पूछा गया? बहुत बार पूछा गया। डीएसएसबी 2021 में पूछा गया और पीजीटी 2010 में पूछा गया। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो 99 प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? राष्ट्रीय भावना की, भक्ति भावना की, दैन्य भावना की, प्रेम भावना की? राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रकाशित की गई है। चलिए दोस्तों, यह टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसका प्रश्न का उत्तर बताना है। राजपूत आन की कथा 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। राजपूत आन की कथा रंग में भंग है। क्या है? रंग में भंग है। आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उत्तर बताना है आप सभी को। किसान के रचनाकार है, तो किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है किसान के रचनाकार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रंग में भंग किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। रंग में भंग किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना कौन सी नहीं? इसका उत्तर बताना है सभी को। तो सिद्धराज नहीं है, डिडम्बना नहीं है, कि जय भारत नहीं, कृषक कंदक नहीं है। तो कृषक क्रंदक क्रंदन इनकी रचना नहीं है। सिद्धराज और डिडम्बना और जय भारत इनकी रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 104 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो रेणुका नहीं है, साकेत नहीं, पंचवटी नहीं, यशोधरा नहीं। तो रेणुका इनकी रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह एनबीएस 2019 का प्रश्न है, आप सभी लोगों को याद रखना। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताना। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। जयद्रथ वध नहीं है, यशोधरा नहीं। तो ये सब है। जयद्रथ वध है, यशोधरा भी है, भारत भारती भी है, प्रेम पथिक नहीं है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रेम पथिक। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, ये तीनों पूछी जाती हैं, बार बार पूछी गई कृतियां हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 106 नंबर प्रश्न का थोड़ा उत्तर क्वेश्चन धुंधला दिख रहा होगा, उत्तर भी धुंधले दिख रहे होंगे, आप लोग सुन लेना। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? तो कौन सी नहीं? वन वैभव नहीं है, और वक्र संहार नहीं है, कि सारेंद्री नहीं है, कि शक्ति नहीं है। तो शक्ति नहीं है। यह दोस्तों प्रश्न हम लोग प्रिंट कमेंट में डाल देंगे, आप लोग फिर से देख लेना क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कुछ धुंधला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 107 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। रचना काल के अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो रचनाकार के अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित करना असिस्टेंट प्रोफेसर 47वें असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न है। ठीक, आप सभी को आंसर बताना है। साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर। साकेत, जय भारत, द्वापर, यशोधरा। तो साकेत हो जाएगा, यशोधरा हो जाएगा, द्वापर हो जाएगा, जय भारत हो जाएगा। दोस्तों इसका हम लोग एक्सप्लेन जरूर देखेंगे, एक्सप्लेन आप सभी को देखना चाहिए। ये देख लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन इसका। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित उपयुक्त काव्य कृतियों का रचना काल के आधार पर अवरोही क्रम है। साकेत 1931 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1931 ईस्वी में। 12 सर्गों में बद्ध है यह साकेत। ठीक है, 12 सर्ग है साकेत में। यशोधरा में, अच्छा आप सभी लोग प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ऊपर प्रश्न आया था, आप सभी को बताना पड़ेगा। यशोधरा 1932 का प्रश्न है, 1932 की रचना है। गौतम बुद्ध की पत्नी पर आधारित खंड काव्य है यशोधरा। ठीक है, 1932 में प्रकाशित हुआ था। द्वापर 1936 में प्रकाशित हुआ था, खंड काव्य है द्वापर। और जय भारत 1952 में प्रकाशित हुआ था, 47 खंडों में बद्ध है। तो जय भारत दोस्तों आप सभी का 47 खंडों में बद्ध है। और द्वापर 1936 में आया था, खंड काव्य है। यशोधरा 1932 में आया था, गौतम बुद्ध की पत्नी पर आधारित खंड काव्य। साकेत दोस्तों 1931 में आया था, 12 सर्गों में बद्ध है। और दोस्तों आप सभी को बताना है प्रिय प्रवास कितने सर्गों में बद्ध है, आप सभी को आंसर बताना ही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 108 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो जयद्रथ वध क्या है आप सभी को बताना है। जयद्रथ वध क्या है आप सभी को बताना है। खंड काव्य है, महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताना है आप सभी लोग, आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। यह दोस्तों पीजीटी 2014 का प्रश्न है। कब का है? 2010 का प्रश्न है। इंपॉर्टेंट है, आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। यह खंड काव्य है। तो जयद्रथ वध क्या है? खंड काव्य है आप सभी का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 109 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 109 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसको भी अवरोही क्रम में ही लगाना है। ठीक है,
तो प्रकाशन वर्ष और आरोही क्रम में लगाना है। जय भारत साकेत भारत भारती यशोधरा, इसको छोड़ दीजिए। भारत भारती साकेत यशोधरा जय भारत, इसको भी छोड़ दीजिए। भारत भारती जय भारत साकेत यशोधरा। ठीक, यह आंसर आप सभी का सही हो जाएगा, सी वाला। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर गलत हो गया मुझसे बाई चांस, लेकिन आप सभी को आंसर बताना है। थोड़ा गले में खराश आ गई है, पढ़ते पढ़ते इतनी 1-1.5 घंटे बैठकर डिस्कशन करना और आप सभी लोग सुनते तक नहीं है, तो ये थोड़ा गलत बात है। आप लोग अगर कंटिन्यू रखते हैं और पूरी पूरी क्लासेस डिस्कशन देखते हैं तो आप लोगों को लाभ होगा, 100% होगा। क्योंकि जब मैं बैठकर 1 से 1.5 घंटे रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो आप सभी के लोगों के अंदर भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 1 से 1.5 घंटे बैठकर आप लोग सुन सकते हैं क्लास को। ठीक है, थोड़ा बोरिंग होती है, हिंदी साहित्य बोरिंग होती है, नो डाउट। आप सभी को काम आएगी और आप सभी को लाभ पहुँचाएगी, इससे ज़्यादा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। तो आरोही क्रम में कौन सा हो जाएगा, गलत बता दिए, सी नहीं होगा। बाई चांस इस स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है और सोच कुछ और रहते, लगा कुछ और दिया। तो भारत भारती आप सभी का आया था 1912 में, आप सभी को पता है। साकेत आप सभी का 1931 में आया था, यह सभी को पता है। यशोधरा आप सभी को कमेंट बॉक्स में डालना है और जय भारत आप सभी को कमेंट बॉक्स में डालना है, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने सब डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों प्रश्न आप सभी से बोला गया था कि ऊपर जब डिस्कशन कर रहे थे साकेत को, तो बोला गया था कि इसको याद रखना या पूछा जा सकता है कि साकेत जो महाकाव्य है उसमें मार्मिक सर्ग है, तो मार्मिक सर्ग कौन सा आप सभी को बताना है। तो नवम सर्ग मार्मिक सर्ग है, या ऊपर बताया गया था आप सभी को, अब नहीं डिस्कशन किया जाएगा, आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 111 प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किस चरित्र विकास से है, तो आप सभी को पता है लक्ष्मण उर्मिला से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, या पीजीटी 2004 का प्रश्न है। दोस्तों 112 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है आप सभी को बताना है। यहाँ पर आ जाइए, उर्मिला को महत्व देना, उर्मिला को महत्व देना, डीएसएसबी 2021 का प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड हो सकता है, आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहिए। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, इसका उत्तर बताना है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, तो साकेत में किया, उर्मिला को साकेत में उनको प्रतिष्ठित किया है। चलिए दोस्तों यह पीजीटी 2011 का प्रश्न है, उत्तर आप सभी को मिल गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 114 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, आप सभी के सामने उत्तर है सी। द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं, तो संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त। आंसर आप सभी को पता चल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों इस पैसेज को भी आप सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा देर ही सही लेकिन पैसेज आप सभी को पढ़ लेना चाहिए, इम्पोर्टेंट भी है। रचना वैविध्य और लोकप्रियता की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी युग का संपूर्ण प्रतिनिधि कवि माना जाता है। दोस्तों बैठे बैठे 1 घंटे से 1.5 घंटे से बैठे हुए, तब आप सभी की पूरी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और बैठे बैठे बिल्कुल घुटने जो है बोल रहे हैं, दर्द बहुत करने लगे हैं। चलिए दोस्तों इसका हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद में द्विवेदी युग आज लंबा कुछ पड़ गया, क्योंकि इसका हम लोग पैसेज भी डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए लंबा पड़ गया। मैथिली शरण गुप्त की विशेषता है, इन्होंने महाकाव्य, अगर आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, कि ऐसे ही डिस्कशन किया जाए, कि क्वेश्चन सिर्फ डिस्कशन किया जाए। आप सभी लोगों से निवेदन है जरूर सजेस्ट करना, ठीक है। इन्होंने मैथिली शरण गुप्त की विशेषताओं में क्या है, इन्होंने महाकाव्य, मुक्तक काव्य और गीत काव्य, निबंध काव्य, पद्य नाटक और गद्य खंड काव्य तथा अनुदित ग्रंथों की रचना किया है। महात्मा गांधी इन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं तथा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इन्हें युग कवि कहते हैं। क्या कहते हैं, युग कवि कहते हैं। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, राष्ट्र कवि कहा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने क्या कहा, युग कवि कहा। इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, आप सभी को पता नहीं चलेगा, नाक के नीचे से गलत हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। इन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास तथा हर गीत का छंद का बादशाह भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से फैक्ट मिलेंगे आप सभी को, कोई नहीं पढ़ा सकता है, ये सारे फैक्ट्स कोई नहीं पढ़ा सकता है, कोई टीचर यूट्यूब पर पेड बैचेस में कोई नहीं पढ़ा सकता। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आधुनिक को तुलसीदास तथा हर गीत का छंद का बादशाह किसे कहा जाता है, पूछ लिया जाएगा तो ना, तो अच्छे अच्छों को जो छींक के आ जाएंगी, ठीक। तो आप लोग मान लीजिए, तो आधुनिक युग का तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है, और हर गीत का छंद का बादशाह भी मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने युग कवि कहा है मैथिली शरण गुप्त को। दोस्तों याद रखना, क्योंकि बार बार रिपीट करने का मन बस इसीलिए होता है कि आप सभी को कंठस्थ हो जाए। डीएसएसबी 2021 का प्रश्न है, डीएसएसबी 2021 का प्रश्न आप सभी को आंसर बताना है। 115 नंबर प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें आज मिलकर, ये समस्याएं सभी, किस कवि की पंक्तियां आप सभी को बताना है, ठीक है। तो यहाँ मैथिली शरण
गुप्त जी की पंक्तियां हैं, आप सभी को याद रखना। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं, आप सभी को याद होनी चाहिए। तो इस पैसेज को थोड़ा देख लीजिए, यह 2021 में पूछा गया प्रश्न, डीएसएसबी में इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है यह पंक्ति ऊपर जो दी गई है, भारत भारती से उद्धृत है, यह पूछ लिया जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो यह पूछ लिया जाएगा, यह पंक्तियां दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा किस काव्य ग्रंथ से है, तो भारत भारती से उद्धृत है। तो भारत भारती प्रकाशन वर्ष 1912 में हुआ था। तो दोस्तों आप सभी का द्विवेदी युग फिनिश हुआ, द्विवेदी युग फिनिश हो गया। और दोस्तों अगला होगा दोस्तों, आप सभी का नीचे देख रहे होंगे छायावाद। तो हम लोग अगला छायावाद डिस्कशन करेंगे और संपूर्ण रूप से डिस्कशन करेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डालिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों की हिम्मत हो, कि जज्बा हो और आप सभी लोग चाहते हैं कि 80 में से 75 प्रश्न आप सभी के सही हो, तो पूरी वीडियो आप सभी, पूरी प्लेलिस्ट आप सभी फॉलो करना। आप सभी को एक एक प्रश्न रटा दिया जाएगा। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट डिस्कशन कर चुके हैं अभी तक, और तीसरा प्रैक्टिस सेट हो सकता है कल शाम को पड़ जाए, नहीं तो परसों जरूर पड़ जाएगा चैनल पर। तो दोस्तों एक हफ्ते में 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कशन किए जा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो आप सभी का कल्याण हो जाएगा, ये 100% श्योरिटी के साथ में मान के चलिए। सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आप सभी को पर डे देना है इस चैनल को, आप सभी का कल्याण होगा। और बाकी 40 नंबर की आप सभी लोग चाहे दिन भर पढ़ाई करें। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को बिल्कुल चुपचाप